हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। और ये जो टॉपिक है आपके साइंस से है, ठीक है, आपके साइंस से है और सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। तो इसमें क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण में जो है कि इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले अम्ल क्या है, ठीक है। हम जानेंगे कि अम्ल क्या है। तो देखिए अम्ल क्या है। अम्ल यानी एसिड, ठीक है, अम्ल यानी एसिड, एसिड्स लिखेंगे वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में घुलकर, ठीक है, जलीय विलयन में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन देते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे जो है एसिड कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं, अम्ल, एसिड्स कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, तो देखिए हो सकता है आपका HCl, ठीक है, ये जलीय विलयन में अगर घोला जाए इसको तो यहाँ H+ आयन मिलेगा और Cl क्या होगा, माइनस, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं क्षार, ठीक है, क्षार की बात करते हैं जिसे बेस कहते हैं, ठीक, बेस कहते हैं। अच्छा बताइए, एसिड में जो है HCl हो गया, और कोई एग्जाम्पल, तो हाँ एक होगा NHO, एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा NHO3, ठीक है, NHO3। उसके बाद आपका हो जाएगा HCl तो हो गया H2SO4, ठीक है, H2SO4 हो गया। अब उसके बाद क्या है, क्षार है, बेस। क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार जो है सेम यही चीज़ रहेगा, ठीक है, वे पदार्थ, अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार होगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, ठीक है, जो साथ साथ आप भी लिखते जाइए, आपके एक तो नोट्स तैयार होंगे और क्या होगा आपको साथ ही साथ याद होगा, ठीक है, जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड कह लीजिए या फिर OH- आयन देते हैं, ठीक है, OH- आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं, ठीक। अब जैसे क्या हो जाएगा, क्षार में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये जलीय विलयन में क्या देगा, सोडियम अलग हो जाएगा और OH- और सोडियम क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी क्या होगा, OH- आयन देगा और पोटेशियम जो है क्या देगा, प्लस आयन देगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर, ठीक है, जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, उसे एसिड कहते हैं यानी अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि OH- दे रहा है और यहाँ क्या है? सोडियम अलग हो जा रहा है। और यहाँ KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ OH क्या है? माइनस आयन दे रहा है। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं किसकी? लवण की। ठीक है, अम्ल क्षार तो देख लिए, अब लवण की बात करते हैं। लवण क्या है? देखिए, लवण जिसे क्या कहते हैं? लवण को साल्ट कहते हैं। ठीक है, लवण को साल्ट कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है, अब लवण क्या होता है? तो लिखेंगे वे पदार्थ या फिर इसमें अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, क्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक, फलस्वरूप जो यौगिक बनता है, ठीक है, जो यौगिक बनता है, ठीक है, जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, उसे लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, यानी अम्ल और क्षार में जब इन दोनों में क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? एक यौगिक बनता है। अम्ल क्षार दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? एक यौगिक बनेगा और उन्हीं यौगिक, वो जो यौगिक बनता है उस यौगिक से जो है अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाने से जो यौगिक बनता है वो क्या बनता है? तीसरा यौगिक लवण बनता है और जल क्या होता है? अलग निकल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे अम्ल और क्षार, देखिए जो अम्ल और क्षार जो है एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? अम्ल और क्षार अपने में रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो लवण में आपका आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड। ठीक है, इनका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़? इसके बाद हम देखेंगे अम्ल और क्षार के गुण होते हैं, अम्ल और क्षार के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो है देखेंगे आगे। देखिए जो है कि अम्ल और क्षार का प्रकार भी होता है। ठीक है बच्चा, ये दो प्रकार के होते हैं। अम्ल और क्षार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल के भी दो प्रकार होते हैं और क्षार के भी दो प्रकार होते हैं। अम्ल जो है वो तो प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल के प्रकार में अम्ल जो है एक तो प्रबल अम्ल होता है और दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। उसी प्रकार से क्षार भी होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। ठीक, तो उसको कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे अब हम। प्रकार में क्या होते हैं? लिखेंगे अम्ल के
प्रकार, ठीक है, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल, एक तो प्रबल अम्ल होता है, ठीक, जो कि पहला है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? तो देखिए प्रबल अम्ल जो है वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जल में अधिक H+ आयन देते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, किसमें, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अधिक, जलीय विलयन में क्या करते हैं, अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, अधिक हाइड्रोजन आयन H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जो है प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रबल अम्ल में कौन कौन से आपके आ जाएंगे। तो प्रबल अम्ल में एक तो आपका आ जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, H2SO4, ठीक है, हाइड्रोसल्फेट आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं वही दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल की बात करें यदि, तो ये क्या होता है, तो इसमें देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक OH- आयन देते हैं, अधिक क्या करते हैं, OH-, अधिक नहीं कम, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कह लीजिए या फिर जल में, ठीक है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर, ठीक है, जल में घुलकर या फिर जलीय विलयन में, बात एक ही है, घुलकर क्या करते हैं, जल में घुलकर कम H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन देते हैं। देखिए क्या है, आपने अभी देखा प्रबल अम्ल में ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल मतलब क्या, प्रबल अम्ल यानी उसके अंदर बल है, अधिक बल है, और दुर्बल का मतलब क्या, दुर्बल यानी कमजोर होता है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर क्या करते हैं, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, ठीक है, कम मात्रा में क्या करेंगे, H+ आयन देंगे तो दुर्बल, और अधिक मात्रा में देंगे तो प्रबल अम्ल, ठीक है। अब बात करते हैं क्षार की, ठीक है, क्षार के प्रकार, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्षार के प्रकार ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार, ठीक है। अब प्रबल क्षार में क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में अधिक, जलीय विलयन में अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक
OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार, ठीक है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है, प्रबल क्षार कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रबल क्षार में क्या क्या आएगा, जो क्या करते हैं, अधिक OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। तो इनमें आपका आ जाएगा जो है NH4OH और Mg मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और दुर्बल में क्या आएगा? दुर्बल क्षार में दुर्बल क्षार, ठीक है, दुर्बल क्षार में जो है सेम यही चीज़ है, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में कम, ठीक है, जलीय विलयन में कम OH माइनस आयन, जलीय विलयन में कम OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है, देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रबल में ये नहीं होगा, ये दुर्बल में होगा, ठीक है, NH4OH और यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस, ये आपका हो जाएगा दुर्बल में। प्रबल में ये नहीं होगा, ठीक है। प्रबल में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, ठीक है, NaOH, और दूसरा क्या होगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल अम्ल में क्या होता है? H+ आयन देता है, तो प्रबल में क्या होगा? अधिक H+ आयन देगा, और दुर्बल में क्या होगा? कम H+ आयन देगा। और उसी तरह से प्रबल क्षार में भी है कि OH- आयन अधिक देगा प्रबल में, और दुर्बल में क्या करेगा? OH- आयन जो है कम देगा दुर्बल में, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं अंतर, ठीक है। कभी कभी आपसे जो है अंतर भी पूछ देता है कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। तो चलिए अब इसका अंतर देखते हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर इतना आप समझ गए जितना अभी बताया गया, तो आप अंतर जो है आराम से कर लेंगे, ठीक है। अंतर कभी कभी आ जाता है, तो अंतर भी आप क्या करेंगे? आराम से लिख लेंगे। क्षार और अम्ल में क्या अंतर है? तो देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर की बात करते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक है, अम्ल और क्षार में अंतर। तो आप अंतर लिख सकते हैं। पहले हम अम्ल में अंतर लिखेंगे, ठीक है। अम्ल में, अम्ल की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? अम्ल में पहला हो जाएगा, देखिए पहला अंतर क्या होगा? अब जो है कि हमने पढ़ा अभी, अम्ल जो है जल में H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन
आयन देते हैं, ठीक है, देते हैं, या फिर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक, उत्पन्न करते हैं। और बताइए क्या होगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, हाँ, ये स्वाद में, दूसरा अंतर लिखेंगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और तीसरा अंतर आप क्या लिख सकते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, तीसरा अंतर आप लिखेंगे, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, लाल कर देते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं यदि क्षार की, ठीक है, क्षार की बात करते हैं तो इसमें अंतर क्या होगा, तो ये क्या देता है, जल में, सेम इसी का अपोजिट लिखना है। अम्ल क्या है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और वही क्या करेंगे, क्षार में जो है इसका अपोजिट होगा कि क्षार जल में घुलकर, ठीक है, क्षार जल में घुलकर OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होगा, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं, ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ये देखिए, ये क्या है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जस्ट अपोजिट क्षार में होगा कि ये लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, ठीक है, ये लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, ठीक है, नीले कर देते हैं। ये तो हो गया आपका अंतर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमने देख लिया अंतर। तो इसका आप क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखेंगे इसके आगे, ठीक है। देखिए बच्चा, अंदर तो जान लिए, ठीक है, लिटमस अभी हमने देखा कि नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है। आखिर लिटमस होता क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, लिटमस पत्र या फिर लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पत्र क्या है, देखिए, लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र एक, लिटमस पत्र एक ऐसा पत्र है, ऐसा पत्र है, ठीक है, लिटमस पत्र जो है वो एक प्रकार का ऐसा पत्र है जो किसी विलयन में, ठीक है, विलयन, जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार, ठीक है, जो किसी विलयन में
अम्ल और क्षार की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की उपस्थिति। ठीक है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति, अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है लिटमस पेपर है, जिसे लिटमस पत्र कहा जाता है। क्या है, लिटमस पत्र एक ऐसा पत्र है जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी हमने अभी अंतर में आपको बताया कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल में क्या करता है, जो नीला लिटमस है, नीले लिटमस में अम्ल को रखा जाए तो वो लाल कर देता है, और क्षार में क्या है कि लाल लिटमस को यदि रखा जाए तो वो नीला कर देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक ऐसा पत्र है जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। यानी उस लिटमस पेपर को जिसमें डालेंगे वो बता देगा, यदि लाल जो है नीला हो गया तो वो बताएगा वो विलयन क्या है, अम्लीय है, और नीले को यदि लाल कर दिया तो विलयन, वो लिटमस पेपर आपको बताएगा कि वो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, वो विलयन अम्ल है कि क्षार है ये बताता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। अब उसके बाद आगे बात करते हैं ये प्राप्त कैसे होता है। ठीक है, तो इसे जो है, इसे लीचेन, ठीक है, इसे लीचेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। लीचेन नामक पौधे, इसे लीचेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। और ये बाजार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाजार में भी पाए जाते हैं, जैसे बाजार में, ठीक है, बाजार में लाल व नीले रंग के उपलब्ध है। बाजार में लाल, ठीक है, लाल व नीले रंग के, बाजार में आपको आसानी से लाल और नीला रंग का जो है लिटमस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, नीले रंग के उपलब्ध है। ठीक है, ये तो हो गया। बाज़ार में क्या है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कहिएगा यदि स्टेशनरी के दुकान पे कि लाल या नीला रंग का लिटमस पेपर चाहिए तो वो दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिटमस तो देख लिए, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सूचक। सूचक क्या होता है उसको देखिए, सूचक। ठीक है, सूचक। अब ये सूचक क्या होता है, देखिए, सूचक एक प्रकार की ऐसी युक्ति है। ठीक है, सूचक ऐसी युक्ति है, लिखते जाइए साथ साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सूचक ऐसी युक्ति है। लिख हम इसलिए रहे हैं ताकि आप भी साथ साथ लिखेंगे तो एक तो आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आपको रिवीजन भी होगा। ऐसे अगर यदि हम लिख के आपको समझा देंगे तो आपको लिखने में क्या है, लोड पड़ेगा, फिर सोचेंगे अरे बाद में लिखेंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, साथ साथ लिख लेंगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो सूचक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विलयन, ठीक है, जिसका उपयोग किसी विलयन, में अम्ल, सूचक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विलयन में अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पता लगाने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए
किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए, सूचक में क्या क्या आ सकता है। सूचक कार्य क्या कर रहा है, तो सूचक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विलयन में अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सूचक में आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो सूचक में आपके आएंगे, एक तो सबसे पहले आपका आएगा क्या चीज़, लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र आएगा। उसके बाद हल्दी से भी पता किया जाता है। ठीक है, हल्दी। उसके बाद मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज, ये क्या है, ये तीनों के तीनों आपके सूचक है। हल्दी से भी आप पता कर सकते हैं। हल्दी जो है, जैसे देखिए कपड़े पे लग जाते हैं। ठीक है, हल्दी लग गया और उस पर हम नींबू रगड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो पीला हो जाता है। ठीक है, वो कैसा हो जाता है, तो वो पीला हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, पता किया जा सकता है कि कोई भी विलयन क्या है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, सूचक के द्वारा ही पता किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा, इसका पहले आपको स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो ले लीजिए, अब इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। अम्लीय वर्षा इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में जो है हर बार का आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि आपसे 2-3 नंबर में नहीं पूछेगा तो ऑप्शनली में भी पूछ देता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा और उनकी हानियाँ देखा जाएगा। देखेंगे अब अम्लीय वर्षा। ठीक है, लिखेंगे जब वर्षा के जल का पीएच, किसका, वर्षा का जल यानी बारिश का पानी। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है और उनकी हानियाँ भी पूछी जा सकती है। तो हानियाँ क्या है, देखिए अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। देखिए, पहले की मम्मी लोग जो थी वो क्या कहती थी, बारिश के पानी से मत नहाओ कहती थी, नहीं तो क्या हो जाएगा, फोड़ा फुंसी हो जाएगा कहती थी। तो लिख सकते हैं आप क्या चीज़, शरीर में जलन व खुजली। ठीक है, अम्लीय वर्षा से क्या होता है, शरीर में जलन व खुजली होता है। ठीक है, खुजली होती है। और क्या होता है, जलीय वर्षा से देखते हैं, जैसे नया नया घर रहता है, पेंट सेंट रहता है, ठीक है, पेंट वगैरह रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने पे उसके रंग क्या होते हैं, बदल जाते हैं।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इमारत के रंग, ठीक है, इमारत के रंग बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। और जो पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके पत्ते क्या होते हैं, बारिश के पानी से नष्ट हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, पौधे के पत्ते नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, पौधे के पत्ते नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जो जल में होते हैं वो भी क्या होते हैं, जलीय जीव भी नष्ट हो जाते हैं बारिश के पानी से, ठीक है। तो चौथा लिखेंगे, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए, अम्लीय वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल का पीएच, वर्षा का भी पीएच मान है, जो बारिश होता है, ठीक है, जो बरसात होती है तो वो कैसा पानी होता है, अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय पानी वो होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, उसका पीएच कितना होता है, 5.6, और जब ये 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। और इनसे हानियाँ भी होती हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे घर वगैरह होता है, पेंट सेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, वो जो है बेदरंग होते हैं, कहते हैं ना, अरे देखो बेदरंग हो गया, कलर डाउन हो गया वर्षा के कारण, ठीक है। यानी बारिश के पानी से क्या होता है, इमारत के जो रंग होते हैं वो बदल जाते हैं, जो जल में जो जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यदि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके पत्ते भी क्या होते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, जो पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है। और क्या है, शरीर में जलन व खुजली होती है। मम्मी लोग कहती है ना कि बारिश के पानी में मत भीगना, नहीं तो घाव वगैरह हो जाएगा, खुजली होने लगेगा। तो वही है कि शरीर में जलन व खुजली होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दंत क्षय, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन है। दंत क्षय, दंत क्षय क्या होते हैं, दंत क्षय, ठीक है। दंत क्षय की यदि हम बात करते हैं, दंत क्षय क्या होते हैं, तो दंत क्षय जो है वो जब मुंह, ठीक है, जब मुंह का पीएच, जब मुंह का पीएच कितना, मुंह का पीएच कितना होता है, तो 5.5, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम, ठीक है, 5.5 से कम होता है, ठीक है, 5.5 से कम होता है, तो जब मुंह का पीएच कम होगा तो क्या होगा, दांत टूटने लगेंगे, ठीक है। तो दांत क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है, दांत क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। और क्या होता है, दांत जो है टूटने लगते हैं, तथा क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है, सड़ने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। अच्छा ये बताइए, दंत क्षय, दंत क्षय का मतलब क्या है, दांत का हमारा क्षय होना। हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 होता है।
ठीक है, हमारे मुंह का pH 5.5 होता है। यदि 5.5 से कम होगा तो कुछ ना कुछ हानि जरूर होगा, हाँ होगा, क्योंकि मुंह है, मुंह में और क्या है, दांत है। ठीक है, तो दांत क्या होंगे, सड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, झड़ने लगेंगे दांत। ठीक है, और दांत में क्या होंगे, पैरिया वगैरह होने लगते हैं, और उसके बाद दांत जो है सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, दंत क्षय में क्या होता है, मुंह का pH बस 5.5 होता है, और 5.5 से कम होने पे हमारे दांत सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया। अब इसके बाद आगे हम क्या देखेंगे, अगली टॉपिक जो हमारी है वो है उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण क्या होते हैं उसको अभी हम देख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वही आपको बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अदर टॉपिक नहीं, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वही बताए जाएंगे। ठीक है, उदासीनीकरण देखेंगे अब हम। देखिए, उदासीनीकरण क्या होते हैं। उदासीनीकरण उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण का मतलब है जो अम्ल और क्षार होते हैं। ठीक है, जो अम्ल और क्षार होते हैं उनमें अभिक्रिया करवाई जाती है, और उन्हीं अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तथा जल। ठीक है, जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि अम्ल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार में यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। ठीक है, लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। और एक नोट है, क्या चीज़, अम्ल दोनों कौन, अम्ल और क्षार। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, उदासीन, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके जो है कि पूरे नोट्स हो गए। अब इसी में जो है कि आपकी बनाने की कुछ विधियाँ भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, या फिर कास्टिक सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये सब बनाने की विधि आपसे पूछता है।
तो पहले आप इतने का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखेंगे बनाने की विधियाँ। 4 ही विधि इंपॉर्टेंट है और उन चारों को अभी हम देखेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए विरंजक चूर्ण क्या है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 3-4 नंबर में ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से हेडिंग डालिएगा विरंजक चूर्ण, और उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र इसका क्या है, तो CaOCl2, और रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद जो है बनाने की विधि, ठीक है, क्या है, बनाने की विधि है, तो कैसे बनता है वो आपको बताना होगा बनाने की विधि में। तो क्या है, जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न Cl2 गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि क्लोरीन गैस को किस पे प्रवाहित करना है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर। बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, और इसके साथ क्या करना है, क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं, और जब क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं तो इस पर क्या होता है, विद्युत अपघटन इसको करवाते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का इस पे क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, और जब इसका विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा CaOCl2 प्लस क्या होगा, यहाँ से Ca और इसमें जो है OH का होल ट्वाइस का मतलब क्या, 2 ऑक्सीजन आपका हो गया और 2 हाइड्रोजन आपका हो गया। तो एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हो गया और एक ऑक्सीजन आपका बच गया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है, तो H2 ये हो जाएगा और एक ऑक्सीजन ये, तो लिख सकते हैं H2O। फिर से कैल्शियम यहाँ पे एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ का हमने यहाँ लिया, और क्लोरीन गैस जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये क्लोरीन गैस यहाँ पे, तो CaOCl2 ये हो गया, और उसके बाद H2O क्या है, जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर उत्पन्न Cl2 यानी क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण ये हो गया। अब उसके बाद इसका जो है ये तो बनाने की विधि हो गया, इसके बाद इसके आपके भौतिक गुण लिखने होंगे। भौतिक गुण में क्या आप लिखेंगे, यह हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। अब जाहिर सी बात है, क्लोरीन से अभी क्रिया करवा रहे हैं, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो क्लोरीन की गैस तो आएगी ही, ठीक है। यह जल में घोलने पर दूधिया विलयन तथा Cl2 गैस देता है। यदि इसको क्या किया जाए, विरंजक चूर्ण को जल में घोर दिया जाए तो क्या होगा, एक तो दूधिया प्राप्त होगा जिसे CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, जिससे रिएक्शन करवाए हैं वही प्राप्त होगा। तो बुझा हुआ चूना कह रहा है क्या है, दूधिया प्राप्त होगा, दूधिया का विलयन, और Cl2 गैस देता है, यानी क्लोरीन गैस भी क्या करता है, इसमें देता है। तो भौतिक गुण आप लिख देंगे, 3 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है, ये किस रंग का होता है, विरंजक चूर्ण जो है वो हल्का पीला रंग का होता है, और उसके बाद इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। यह जल में घोलने पर दूधिया विलयन तथा Cl2 गैस देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके आगे देखेंगे इसके भौतिक गुण, ठीक। तो चलिए अब इसके जो है भौतिक गुण को क्या करते हैं देख लेते हैं। भौतिक गुण देखेंगे और उपयोग देखेंगे।
भौतिक गुण में जो है किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो भौतिक गुण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे। चलिए देखते हैं भौतिक गुण क्या है। देखो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तो हो गया, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या चीज़, यह वायुमंडल की, यह वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके Cl2 गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस हो गया, क्लोरीन गैस तथा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, CaOH का होल्टेज, ये क्या है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। भौतिक गुण क्या है, यही है, ठीक है। यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कौन क्रिया करता है CO2 से, तो विरंजक चूर्ण, यानी क्या चीज़, विरंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो क्या होगा, CaOCl2, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है, किससे, CO2 से अभिक्रिया करेगा, ठीक, विरंजक चूर्ण जो है CO2 से क्रिया करेगा, और क्रिया करके क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोरीन गैस, तो CaCO3 और Cl2 यही तो दे रहा है। अब यहाँ से देखिए Ca, ये हो गया CaCO3, CO2 ये है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और चाहिए तो एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, तो CO3 हो गया, और Cl2 ये जो है ये बाहर निकल गया, ठीक। तो विरंजक चूर्ण जो है वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्या करता है, गैस, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। अब हम क्या देखेंगे, इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, किस चीज़ में, ठीक। उपयोग, तो उपयोग इसका जो है जल को शुद्ध करने में, जब इसको जल में डाला जाता है तो क्या होते हैं, जल से जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे जल को शुद्ध करने में, जल शुद्ध करने में, शुद्ध करने में, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है, निर्माण में। और क्या इसका उपयोग होता है, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है, ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में। और क्या होता है, तो और जो है चीनी उद्योग में, ठीक है, चीनी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, चीनी उद्योग में, ठीक है। और इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, तो इसके उपयोग जो है, जो ऊन होता है, ऊन को सिकुड़ने
से बचाने में, ठीक है, क्या होगा, ऊन को जो है, ऊन को सिकुड़ने से, ठीक है, सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, ये हो गया। तो ये आपके विरंजक चूर्ण का जो है क्रियाविधि पूरा हुआ। पहला हमने क्या लिखा, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, उसके साथ रिएक्शन भी, और भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ये क्या है, पूरे आपके 4 से 5 नंबर में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम देखेंगे। देखिए अगला क्या है, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने में इसको प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद जो रासायनिक सूत्र होगा NaSCO3, ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। अब इतना लिखने के बाद बनाने की विधि, NaCl का ठंडा जलीय विलयन में, NaCl का ठंडा जलीय विलयन बोला है तो NaCl ये हो गया, और जलीय विलयन जो है H2O हो गया, ठीक है। उसके बाद NH3 तथा CO2, NH3 और CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ से सोडियम, ठीक है, और CO2 ये हो गया, और एक ऑक्सीजन ये यहाँ से इसको दिया, तो CO3, हाइड्रोजन एक चाहिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा तो लिखेंगे NH4, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो लिखेंगे क्या, NH4, और क्या बचा यहाँ पे, क्लोरीन बचा, तो लिखेंगे क्या चीज, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा प्राप्त हो गया। अब उसके बाद जो है भौतिक गुण लिखेंगे, क्या चीज, यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अविलेय है। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने का सोडा होता है, अगर उसको जल में डाला जाए तो क्या होगा, जल में घुलेगा, हाँ घुल जाएगा। तो यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अविलेय है, यानी विलेय, पूरी तरह से विलेय वो नहीं होगा, अविलेय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसको अगर बेकिंग सोडा को जल में डाला जाए, ठीक है, यदि इसको क्या किया जाए, जल में डाला जाए तो क्या होता है, ये क्षारीय हो जाता है जल। और उसके बाद यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को अगर इसमें डाला जाए, ठीक है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में लाल लिटमस को डाला जाए तो लिटमस पेपर को वो क्या करता है, नीला कर देता है, ठीक। तो ये तो हो गया, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रासायनिक गुण और उपयोग देखेंगे। चलिए देखते हैं रासायनिक गुण और उनके उपयोग। रासायनिक गुण में क्या होंगे, रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण जो है वो रासायनिक गुण ये किसके द्वारा होंगे, तो ताप के प्रभाव से होंगे, ठीक। ताप के प्रभाव से, ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव से होंगे। अब लिखेंगे इसके अंदर क्या चीज, यह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर, गर्म
करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प तथा जल वाष्प तथा CO2, ठीक है, जल वाष्प तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 देता है। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, लिखेंगे NaHCO3 प्लस क्या है, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर NaCO3 तथा जल वाष्प तथा CO2 देता है। तो इसको क्या करते हैं, 2 NaCO3 को हीट करेंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है, यहाँ होगा जो है कि Na2, यहाँ पे Na2 होगा और उसके बाद जो है CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे NaCO3 इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, इसको तोड़ा जाए तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या होगा, यहाँ पे CO2 होगा, CO2। अब यहाँ पे देखिए Na, यहाँ से Na2 दो है तो Na2CO3 यहाँ पे हो गया। अब CO3 है तो यहाँ पे जो है 6 ऑक्सीजन हो गया, जहाँ से 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन बाकी है और 2 कार्बन बाकी है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन 2 कार्बन, तो 1 ऑक्सीजन ये 1 कार्बन ये 2 ऑक्सीजन ये हो गया, क्या बचा 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, ऑक्सीजन 1 बचा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे आपका, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है H2O। रिएक्शन भी हमारा क्या है, कंप्लीट है, ठीक। अब इसके बाद जो है इसका उपयोग हम देखेंगे, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज में इसका उपयोग करते हैं, तो देखिए इसका उपयोग लिखेंगे। पहला उपयोग जो है पेट की अम्लता, ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करने की औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में। और किस चीज में इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग जो है सोडा वाटर में भी होता है। सोडा वाटर सभी लोग पिए होंगे, तो सोडा वाटर में, ठीक है, सोडा वाटर में। और कहाँ होता है, तो स्वादिष्ट भोजन बनाने में, ठीक है, स्वादिष्ट छोले भटूरे सबने खाए होंगे, उसमें भी डाला जाता है, स्वादिष्ट भोजन बनाने में। और कहाँ इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक। अब देखिए इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। एक तो औषधि के रूप में, क्योंकि क्षारीयता को क्या करता है, ये नष्ट करता है, ठीक है। पेट की अम्लता को दूर करने की औषधि के रूप में पेट हमारा जो अम्लता हमारे पेट में होती है, तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, तो अम्लता क्या करता है, अम्लता को दूर करता है। अब यहाँ पे क्या है, सोडा वाटर में, सोडा वाटर सभी लोग पिए होंगे, उसमें
में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद स्वादिष्ट भोजन बनाने में उसका उपयोग जो है स्वादिष्ट भोजन को बनाने में होता है। इसके बाद बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम दूसरा देखेंगे। देखिए आगे क्या है, धावन सोडा, ठीक है, जिसे कि वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। धावन सोडा क्या है, रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसके रासायनिक सूत्र जो होंगे Na2CO3 × 10H2O। और उसके बाद बनाने की विधि जो है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, तो अभी हमने देखा NaSCO3, ठीक है, वो क्या है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे जल में घोलकर, किसे जल में घोलकर, सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, जल में घोला जाता है, ठीक है। जल में घोलकर क्रिस्टलीकरण करने पर, जल में घोलकर तथा पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे Na2CO3 इंटू यहाँ 10 रहेगा, ठीक है, 10 इंटू 10H2O, ठीक है। ये क्या प्राप्त हो गया हमारा, ये जो है धावन सोडा प्राप्त हो गया, जिसे वॉशिंग पाउडर यानी धोने का सोडा भी कहते हैं। फिर से देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 को गर्म हमने किया, और गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे जल में घोलकर, सोडियम कार्बोनेट को हमने जल में घोल दिया, और जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है, तो जल में घोलने पर जो है धावन सोडा हमें यानी वॉशिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब इसके जो है कि भौतिक गुण क्या होते हैं वो देखिए। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। वॉशिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे, वो सफेद रंग का होता है, ठीक है, बिल्कुल चूर्ण की तरह, पाउडर की तरह होता है। तो क्रिस्टलीय चूर्ण है सफेद रंग का, जो जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। जल में घोलने पर जब हम क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर को जो है जल में घोलते हैं तो हिटनेस, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। इसमें कितने अणु हैं, क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, जो शुष्क वायु में रखने पर निकल जाता है। अगर इसे शुष्क वायु में रखा जाए तो क्या होगा, ये निकल जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, बनाने की विधि हो गई, बनाने की विधि और भौतिक गुण। अब हम देखेंगे रासायनिक गुण। तो देखिए रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण देखेंगे और इनके जो है उपयोग को हम देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण में हम क्या लिख सकते हैं, रासायनिक गुण लिखेंगे धावन सोडा को, ठीक है, धावन सोडा को, धावन सोडा को गर्म करने पर, ठीक है, धावन सोडा को गर्म करने पर, निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्राप्त होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट तथा जल के 10 अणु, ठीक है, जल के 10 अणु प्राप्त होते हैं, जल के 10 अणु
प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होगा अब देखते हैं। देखिए धावन सोडा हम ले लेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसको क्या किया जाए, इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। जब इसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, एक तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद जो है जल के 10 अणु प्राप्त होंगे। ये जल के 10 अणु, और ये क्या है Na2CO3। अब इसके हम क्या देखेंगे, उपयोग को देखेंगे। तो देखिए उपयोग, इसके उपयोग को देखते हैं, ठीक है। तो उपयोग क्या है, उपयोग जो होगा लिखेंगे क्या चीज, तो इसका उपयोग कपड़े धोने में होता है। आप लोगों को भी पता होगा वॉशिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ होता है, कपड़े को साफ करने में। तो कपड़े साफ करने में, ठीक है, कपड़े साफ करने में, या फिर आप कह दीजिए घरों की सफाई में, ठीक है, घरों की सफाई में। उसके बाद क्या हो सकता है, कांच व साबुन बनाने में, कांच व साबुन बनाने में, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो और हम लिख सकते हैं कागज तथा कपड़ा उद्योग में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो धावन सोडा का जो उपयोग है वो कपड़े साफ करने में, ठीक है, कपड़े को धुला जाता है, घरों की सफाई भी होती है उससे। उसके बाद कांच व साबुन बनाने में, कांच या साबुन बनाया जाता है तो भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जल की कठोरता को दूर करने में, जल की जो कठोरता होती है उसको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज तथा कपड़ा उद्योग में, यानी कागज और कपड़ा जब बनाया जाता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आखिरी जो प्रयोगशाला विधि है वो हम देखेंगे, पॉप, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए बच्चा, आगे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे क्या कहते हैं, पॉप भी कहते हैं, पॉप, POP, पॉप, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे क्या कहते हैं, पॉप भी कहते हैं। पॉप के जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इनके रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O या फिर CaSO4 इंटू H2O, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों नाम कह सकते हैं, दोनों सूत्र हो सकते हैं। अब बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, किसको गर्म किया जा रहा है, जिप्सम को, तो गर्म करेंगे यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। यहाँ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल के कुछ अणु त्याग कर, क्या करता है, क्रिस्टलन जल के कुछ अणु को त्याग देता है और त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे देगा, CaSO4, ठीक है, CaSO4, उसके बाद H2O,
कोड वाइज रहेगा और यहाँ पे इंटू H2O प्लस करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन पर गर्म होता है और गर्म होकर क्रिस्टलन जल के कुछ अणु क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जल के कुछ अणु क्या करते हैं, ये हीट होकर त्याग देते हैं और त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके भौतिक गुण है वो क्या है, यह सफेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण है। देखिए ये जो है सफेद रंग का क्या है, सफेद रंग के जल में अविलेय है, ठीक है, यानी अल्प विलेय यानी तनिक बहुत कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम मात्रा में विलेय चूर्ण है। ये जल के साथ क्रिया करके जिप्सम बनाता है। ये क्या करता है, जल के साथ यदि क्रिया करे तो ये क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके जो है देख लेते हैं रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या देखेंगे, तो रासायनिक गुण में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस जल के साथ क्रिया करके, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करके जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, क्रिया करके जिप्सम, साथ क्रिया करके जिप्सम बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन जो इसका होगा CaSO4 इंटू जल के साथ क्रिया करके, तो ये हाफ H2O, ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या करेगा, ये जल के साथ क्रिया करेगा 3/2H2O। अब इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, जिप्सम बनाता है ना, तो लिखेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए हाफ ये है और 3/2 ये है, तो क्या हो गया, सीधा 2 हो गया, ठीक है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या बना लिया आपका, जिप्सम बना लिया इसको, ठीक है, जिप्सम, ये जिप्सम हो गया। ये तो हो गया रासायनिक गुण इसके, ठीक है, रासायनिक गुण ये हो गए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जो है कि इनके उपयोग क्या है, उपयोग को देखते हैं। देखिए उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी होता है, ठीक है, कहाँ होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोग, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है, हड्डियों को जोड़ने में। उसके बाद और क्या चीज में होता है, तो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उनमें, चौक बनाने में, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, या फिर सीधा लिखिए खड़िया बनाने में। चौक को क्या कहते हैं, खड़िया, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, खड़िया बनाने में, बनाने में। छतों व मकान को चिकना करने में, छत व मकान को
चिकना बनाने में, चिकना बनाने में, छत व मकान की दीवार को, ठीक है, छत व मकान की दीवार को चिकना बनाने में, चिकना बनाने में, मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में, ठीक है, मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका आपने रासायनिक सूत्र देख लिया, रासायनिक नाम देख लिया, बनाने की विधियां भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, और उपयोग क्या क्या है, जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं पलस्तरा चढ़ाया जाता है, तो वो इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्लास्टर चढ़ाया जाता है। उसके बाद खड़िया बनाने में, यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला जो चौक होता है उसको बनाने के लिए, छत व मकान की दीवार को क्या चिकना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं और मूर्तियां होती हैं उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर क्या है, पूरा खत्म हो गया, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।